मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपके सामने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कुछ लैंग्वेज का सवाल रखने जा रहा हूँ। मित्रों, लैंग्वेज में आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों होते हैं, तो मित्रों हम ध्यान देंगे कि हमें दोनों पोर्शंस को देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में दोनों नेसेसरी है। दोनों आएंगे, लैंग्वेज का सवाल आएंगे, चाहे वो आपके बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम हो, या बीपीएससी टीआरई 5 का एग्ज़ाम हो, या मित्रों ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, या रेलवे का एग्ज़ाम हो, या बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो। मित्रों, आपके सामने जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम है उसमें लैंग्वेज से सवाल पूछे जाते हैं। तो मित्रों, अब आप इस तरह से हम आपको कुछ लैंग्वेज के सवाल के बारे में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, आप ध्यान देंगे कि इसमें हमने आपको बताने की कोशिश किया है इंग्लिश के कुछ पोर्शंस के बारे में। यह जो सवाल है यह जो सवाल है इतनी इंपॉर्टेंट है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मित्रों, जैसे कि यह बीपीएससी टीआरई 4 में भी यह सवाल पूछा जा चुका है, जो बीपीएससी टीआरई 3 में जो था यह सवाल पूछा जा चुका है। मित्रों, 4 में नहीं, सॉरी, बीपीएससी टीआरई 3 में यह सवाल पूछा जा चुका है। मित्रों, और भी बहुत सारे एग्जामों में ऐसे इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं जो लैंग्वेज से रिलेटिव होते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो मिसलेनियस का होता है, अपोजिट साइड का होता है, या इसमें जो है मैस्कुलिन का सवाल होता है, या इसमें आपसे प्रीपोजिशन वगैरह ये सब पूछा जाता है। तो इस सब से रिलेटिव हमने कुछ सवाल आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मित्रों, ये लैंग्वेज इंग्लिश है और इंग्लिश में हमने आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस रखा है। मित्रों, इसके पहले आप मेरे ओमी श्री चैनल क्लासेस को लाइक करो, ओमी श्री क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि आपको मेरे वीडियो के नए नए अपलोड प्राप्त हो सके। मित्रों, मैंने बहुत प्रयास किया है कि आपको मेरी यह सवाल जो है, मैंने बहुत सवाल को मेहनत करने के बाद इस सवाल को चुन के आपके सामने लाया हूँ, ताकि यह सवाल आपके इधर नियरेस्ट जो भी एग्ज़ाम है, जैसे अभी एसएससी जीडी का आज एग्ज़ाम है मित्रों, इस प्रकार और भी आने वाले जो एग्ज़ाम है उनसे यह सवाल जो होगा रिलेटिव होगा, इसलिए आप इसको पढ़ करके जाएंगे ताकि आपको सवाल बनाने में आसान होंगे। तो मित्रों, देखेंगे क्या, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड मैस्कुलिन ऑफ द काउ। तो मित्रों, हम लोग जानते हैं कि काउ का मतलब क्या होता है। तो काउ का मतलब गाय होता है मित्रों, और गाय तो यहाँ पे क्या, मैस्कुलिन ऑफ द काउ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैस्कुलिन, यानी मैस्कुलिन करने का क्या मतलब होता है मित्रों, पुलिंग शब्द, यानी कि काउ का पुलिंग शब्द क्या होगा, कहने का मतलब क्या, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड, माने बहुत जो मोस्ट एप्रोप्रिएटेड, सबसे नियरेस्ट जो है ऑप्शंस में जो दिया हुआ है, चूज, इसमें से चूज करना है मित्रों, द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड मैस्कुलिन ऑफ द काउ फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो। जो वर्ड दिया गया है इसमें सबसे नियरेस्ट जो है काउ का मैस्कुलिन क्या होगा, क्योंकि गाय हमारा क्या होता है मित्रों, फीमेल होता है, और यह हमारा यहाँ मैस्कुलिन की बात हो रहा है। तो मैस्कुलिन में इसका हमको क्या पूछना है, जानना है मित्रों कि इसमें से कौन ऐसा है जो काउ के सबसे नियरेस्ट है और मैस्कुलिन में है। तो देखिए मित्रों, हम लोग जानते हैं स्टालियन, स्टालियन का मतलब क्या होता है मित्रों, तो स्टालियन का मतलब सांड होता है। क्या होता है मित्रों, सांड, है ना। तो आप इस तरह जानेंगे कि मित्रों कि काउ का उल्टा सांड भी हो सकता है। पहला ही ऑप्शन जो है हमें मिल रहा है वो बहुत ही नियरेस्ट है काउ का, तो हमारा ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों। लेकिन हम जानेंगे मित्रों कि स्टीयर का मतलब क्या होता है मित्रों, तो स्टीयर का मतलब बछड़ा होता है। उसी प्रकार ड्रैग का स्पेलिंग क्या होगा, ड्रैग का मतलब क्या होगा, तो ड्रैग मतलब आप जानते हैं मित्रों कि ड्रैग मतलब होता है बत्तख या बत्तख का बच्चा, जो भी हो मित्रों। आप देखेंगे नर बत्तख जो भी होता है उसको ड्रैग बोलते हैं। नर बत्तख, नर यानी कि बत्तख, यानी कि जो पुरुष जाति का बत्तख होता है उसको नर बत्तख कहा जाता है मित्रों। तो इस प्रकार हमने देखा क्या कि जो हमारे ऑप्शन है 4, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड मैस्कुलिन ऑफ द काउ फ्रॉम द वर्ड। तो इसमें जो है हमने 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। 4 में से एक क्या, मोर देन वन ऑफ द एबव का है मित्रों क्वेश्चन। तो इसमें से देखना था कि ऐसा तो कोई सवाल नहीं ना है कि जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन हो आंसर में, तो उसके लिए यह 4 नंबर होगा आंसर ऑप्शन मित्रों, कि जिसमें एक से ज़्यादा आंसर हो। लेकिन एक से अगर कोई एक है, जैसे स्टालियन यहाँ पे एक ही मित्रों, क्योंकि स्टीयर काउ के नियरेस्ट में क्या, मैस्कुलिन में नहीं आएगा क्योंकि बछड़ा है मित्रों। गाय के नियरेस्ट में सांड आएगा क्योंकि मैस्कुलिन में है। अब मोस्ट एप्रोप्रिएटेड मैस्कुलिन ऑफ द काउ फ्रॉम द वर्ड गिवन द, यानी कि काउ, यानी कि स्टालियन, यानी कि इसका पुलिंग शब्द में क्या आ जाएगा, तो पुलिंग शब्द में इसका स्टालियन आएगा मित्रों। स्टालियन याद रखेंगे मित्रों, क्योंकि यहाँ पे मैस्कुलिन में पूछ रहा है, गाय का मैस्कुलिन में पूछा है। तो गाय का मैस्कुलिन क्या होता है, सांड होता है, यानी गाय का सांड होगा और सांड का गाय हो जाएगा फीमेल में, है ना। तो इस प्रकार मित्रों ये आपका पहला ऑप्शन से ध्यान देंगे। सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलेंगे तो सेकेंड ऑप्शन क्या है, आई गॉट इट रॉन्ग, इट वाजंट द रेड वन बट द ब्लू वन।
मित्रों फिर से देखेंगे क्या बोला, आई गॉट इट रॉन्ग, मैंने पाया कि यह गलत है। इट वाजंट द रेड, यह लाल नहीं था, वन बट द ब्लू वन, माने इसमें से कुछ ब्लू, माने रेड वन बट ब्लू वन। विच वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज यूज्ड एज ए कंजक्शन। तो मित्रों हमें ये जो सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में से हमें कंजक्शन पता करना है, यानी संयोजक शब्द पता करना है, यानी कि जो जिसको जोड़ता है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला शब्द को पता करना है। आई गॉट इट रॉन्ग, इट वाजंट द रेड वन बट द ब्लू वन। Which word in the above sentence is used as a conjunction? तो मित्रों हमें इसमें से क्या करना है, बीच वर्ड, माने इसमें से बीच वर्ड इन द एबव, जो वर्ड दिया हुआ है, ये जो वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड में से कौन सा सेंटेंस यूज एज ए कंजक्शन, जो कंजक्शन के रूप में प्रयोग हुआ है। फ्रॉम द कंजक्शन चूज फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो, जो इसमें से वर्ड दिया गया उसको चूज करना है मित्रों। अगर है तो ठीक है, नहीं तो एक ऑप्शन और बनना चाहिए था मित्रों, 5वां नंबर नॉन ऑफ द एबव। यहाँ पे हमने मोर देन द वन लिखा है, उसी पर नॉन ऑफ द एबव भी आ सकता है मित्रों, लेकिन हमने यहाँ देखा कि आई गॉट इट रॉन्ग, इट वाजंट द रेड वन बट द ब्लू वन। इससे कहने का मतलब क्या हो गया कि जो सेंटेंस को जोड़ने वाला कंजक्शन, ये हमारा कंजक्शन हो गया मित्रों। तो कंजक्शन वर्ड को पहचानना है तो आपको पता होना चाहिए मित्रों कि कंजक्शन वर्ड में क्या क्या आता है मित्रों। तो कंजक्शन में बट आता है, एंड आता है, उसके बाद थॉट आता है, अल्दो आता है, यूजले अनलेस आता है, अनटिल आता है मित्रों, बिकॉज आता है। इट इज द कंजक्शन वर्ड, माने इसमें से बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया क्या क्या मित्रों, बट, अल्दो, अनलेस, अनटिल, है ना। और इस प्रकार हमने यहाँ देखा कि हमारा यहाँ पे कंजक्शन वर्ड क्या है, तो बट है हमारा मित्रों, क्या है, बट, यानी कि हमारा यहाँ पे कंजक्शन वर्ड क्या है मित्रों, बट। आई गॉट इट रॉन्ग, इट वाजंट द रेड वन बट द ब्लू वन। विच वर्ड इन द अबव द सेंटेंस इज द यूज एज ए कंजक्शन। इसमें ऐसा कोई सेंटेंस में ऐसा कौन सा वर्ड है जो कंजक्शन है, तो मित्रों मैं जानता हूँ कि हमारा कंजक्शन इसमें क्या आएगा, बट आएगा, क्योंकि कंजक्शन में जैसे क्या क्या होता है मित्रों एज ए कंजक्शन, तो बट, एंड, थो, दो, अल्दो, अनलेस, अनटिल और बिकॉज, इट इज द कंजक्शन। ये सारे शब्द क्या होते हैं, कंजक्शन होता है मित्रों। कंजक्शन जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको और भी बहुत सारे कंजक्शन के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल जो हमारे सामने ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग मैं ये सवाल आपको बता रहा हूँ मित्रों। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, तो मिस्टर मोहन इज आवर इंग्लिश टीचर। मिस्टर मोहन क्या है मित्रों, हमारा इंग्लिश टीचर है। ही इज नाइस बट आई नेवर नो दैट व्हाट ही इज टॉकिंग। मित्रों यहाँ पे बात हो रही है कि मिस्टर मोहन इज आवर इंग्लिश टीचर। मिस्टर मोहन क्या है, तो हमारा इंग्लिश टीचर है। ही इज नाइस, वो बहुत अच्छे हैं, बट आई नेवर नो व्हाट ही इज टॉकिंग। तो टॉकिंग के बाद यहाँ ब्लैंक्स दिया हुआ है मित्रों, तो फिल इन ब्लैंक एप्रोसिएटेड प्रीपोजिशन गिवन बिलो, यानी इसमें से हमें पहचानना है मित्रों कि ये जो ब्लैंक दिया हुआ है इसमें कौन सा एप्रोसिएटेड प्रीपोजिशन है, यानी प्रीपोजिशन में इसमें कौन सा प्रीपोजिशन जो है यहाँ पे लगेगा जो गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है। तो मित्रों आप जानते हैं कि जब भी टॉकिंग होगा तो टॉकिंग के साथ हमेशा अबाउट का प्रयोग होगा, क्योंकि बातचीत के लिए हम लोग क्या करते हैं, बातचीत के लिए, चर्चा करने के लिए हम लोग हमेशा इंग्लिश में क्या करते हैं, टॉकिंग के बाद अबाउट का प्रयोग करते हैं मित्रों। यह हम जानते हैं, क्योंकि ऐसा नॉर्मली आप सोचिए मित्रों कि मिस्टर मोहन इज आवर इंग्लिश टीचर, ही इज नाइस बट आई नेवर नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, क्योंकि यहाँ पे टॉकिंग ऑफ नहीं हो सकता है मित्रों। ऑप्शन से देखिए, टॉकिंग ऑफ, क्या टॉकिंग ऑफ करने का क्या सेंस है, कुछ भी नहीं। ऑन, टॉकिंग ऑन, यानी हमेशा बात पे रहते हैं, नहीं। टॉकिंग अबाउट यानी किस चीज़ के बारे में वो बात करते रहते हैं, किसी चीज़ के बारे में वो बात करते रहते हैं, कहने का मतलब कि टॉकिंग अबाउट, यानी टॉकिंग के लिए क्या आता है, बोलचाल की भाषा के लिए, किसी की बात को करने के लिए हम लोग टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज टॉकिंग अबाउट, है ना, आप लोग क्या बात कर रहे हैं, इस तरह के हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते रहते हैं मित्रों। तो यहाँ पे अबाउट प्रयोग होगा मित्रों, यानी फिल इन ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, अबाउट आ जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे मित्रों, चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ द अम्यूजिंग। अम्यूजिंग कहते हैं, अम्यूजिंग, अम्यूजिंग का मतलब क्या होता है मित्रों, तो अम्यूजिंग का मतलब होता है मनोरंजक, मनोरंजक यानी विनोदकारी व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जो हमेशा खुश रहता है, इंटरटेनमेंट करता रहता है, यानी कि जो हमेशा हास्य पद व्यक्ति होता है, हम लोग उसके लिए अम्यूजिंग वर्ड का प्रयोग करते हैं, यानी जो व्यक्ति विनोदी होता है, संतोषी होता है, खुशमिजाज होता है, खुशमिजाज, उसको हम लोग अम्यूजिंग कहते हैं। तो क्या करने का मतलब है, विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ द अम्यूजिंग। तो अम्यूजिंग का हमको क्या पता करना है, अपोजिट,
अपोजिट का मतलब क्या होता है मित्रों? तो अपोजिट का मतलब होता है विलोम। विलोम यानी उल्टा, यानी कि अगर कोई आदमी विनोदी है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा मित्रों? तो अगर कोई व्यक्ति विनोदी है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा मित्रों? तो हम लोग जैसे विनोदी करने का मतलब क्या हो गया? हम्बल, लाफ और स्माइल, फनी व्यक्ति, हार्मलेस, लाफेबल। तो कहने का मतलब क्या हो गया? अम्यूजिंग का। ये तो हमारा अपोजिट होगा नहीं। फनी का मतलब ही वही हो गया, फनी यानी मजाकिया व्यक्ति, यानी खुशमिजाज व्यक्ति। हार्मलेस, बोरिंग। यहाँ पे हमारा मित्रों सिंपल सी बात है कि अम्यूजिंग अगर विनोदी व्यक्ति हो गया तो बोरिंग क्या हो गया? चिंतित व्यक्ति हो गया, दुखी व्यक्ति हो गया। तो अगर कोई खुशी है तो खुश का उल्टा क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा, यानी बोरिंग यानी चिंतित व्यक्ति यानी बोरिंग। यानी हार्मलेस का भी मतलब क्या हो जाता है मित्रों? वैसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खुश या प्रसन्न व्यक्ति रहता है, मोर देन वन ऑफ देम। तो इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो एक से ज्यादा आया, बस बोरिंग आया, इसलिए हमारा ये आंसर बोरिंग हो जाएगा। मित्रों इस प्रकार हमने क्या देखा? आपको इस प्रकार हमने देखा कि आप यहाँ पे हम्बल का प्रयोग हम लोगों ने क्या किया? तो इसका बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि मित्रों बोरिंग का मतलब क्या होता है? नीरस, अरुचिकर, माने जिसके अंदर नीरस है, अरुचिकर व्यक्ति है, जिसके अंदर प्रसन्नता नहीं रहती है, उसको हम लोग बोरिंग व्यक्ति बोलते हैं। यार यू वेरी बोरिंग, वाई आर यू फील बोरिंग? मैं क्या है आप मैंने इतना नीरस व्यक्ति मैंने फील करते हो, यानी आप इतना नीरस क्यों है? आपके अंदर दुख इतना क्यों है? संकोच क्यों है? आप शांत रहिए, अच्छा रहिए, खुश रहिए, हम्बल रहिए, फनी रहिए, है ना, अम्यूजिंग फील कीजिए। तो कहने का मतलब क्या मित्रों? हमारा चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? बोरिंग। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? अ बंच ऑफ द फ्लावर। मित्रों बंच का मतलब क्या होता है? गुच्छा। बंच का मतलब क्या होता है मित्रों? गुच्छा। जब किसी समूह की बात होती है तो उसके लिए प्रयोग करते हैं, तो अलग अलग चीजों के लिए, द ग्रुप ऑफ, द कलेक्ट ऑफ, अगर आप अलग अलग शब्दों का अलग अलग प्रयोग करते हैं। तो जब फ्लावर की बात होती है, फ्लावर की गुच्छा की बात होती है, या फूलों की समूह की बात होती है, फूलों के एक एकत्रित की बात होती है, यानी उसके संगठित रूप की बात होती है, तो वहाँ पे हम लोग बंच का प्रयोग करते हैं। तो फ्लावर के लिए याद रखिएगा मित्रों, फ्लावर के लिए बंच का प्रयोग होता है। तो क्या बोले? अ बंच ऑफ फ्लावर, यानी फूलों का समूह या गुच्छा, अरेंज इन अट्रैक्टिव वे, उसको ऐसा तरीका से सजाया गया है, अरेंज इन द अट्रैक्टिव वे इज कॉल्ड ए या एन। तो क्या बोलेंगे मित्रों? अ बंच ऑफ द फ्लावर अरेंज इन एंड द अट्रैक्टिव वे इज कॉल्ड ए या एन। तो मित्रों आप इसको क्या कर सकते हैं? तो आप इसको कर सकते हैं मित्रों कि आप इसको कर सकते हैं मित्रों आप इसको कह सकते हैं बैंक्यूट। आप जानते हैं मित्रों कि आजकल जो है कि आप बाजार में निकलेंगे तो बहुत सारे ऐसे जगह मिलेंगे जहाँ बैंक्यूट हॉल लिखा रहेगा, यानी कि सजावटी घर, जहाँ पे विवाह भवन या कोई इस तरह का पार्टी फंक्शन को क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है, तो उसको हम लोग बैंक्यूट हॉल कहते हैं मित्रों। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्या मित्रों कि हमारा अ बंच ऑफ द फ्लावर अरेंज इन एन अट्रैक्टिव वे इज कॉल्ड द बैंक्यूट। बैंक्यूट का मतलब क्या होता है मित्रों? ऐसा जगह जहाँ पे हम लोग पार्टी फंक्शन को, प्रोग्राम को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं, या दिखते हैं, या दिखाते हैं, या सेलिब्रेट करते हैं मित्रों। तो ऐसे भवन को हम लोग क्या कहते हैं? बैंक्यूट। जैसा जगह जो फूलों से सजा हुआ है। तो अ बंच ऑफ द फ्लावर अरेंज इन एन अट्रैक्टिव वे इज कॉल्ड द ए या एन। आर्टिस्ट तो नहीं होगा मित्रों, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? आर्टिस्ट का मतलब होता है नास्तिक मित्रों। एथिस्ट का मतलब क्या होता है? नास्तिक, वन हु हैज नो बिलीव इन द गॉड या एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, यानी जो ऐसा व्यक्ति, एथिस्ट मतलब क्या हो गया? ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, यानी उसको हम लोग क्या कहेंगे? एथिस्ट, वन हु हैज नो बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। दूसरा बात करेंगे मित्रों, जनरली फ्लावर आर द प्लकेड एंड ग्रुपेड टू द together which you hold the together to the tie and together to put in the verse of the given as a present. Therefore a bunch of the flower that the someone has arranged in and at the attractive way is the call a banquet, है ना मित्रों। तो जब हम लोग फूलों को क्या करते हैं? बैंक्यूट करते हैं, अट्रैक्टिव अरेंज करते हैं, अट्रैक्टिव रूप में क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। फ्लावर अरेंज इन द अट्रैक्टिव वे, माने जब उसको हम सजाते हैं, फूलों को बहुत तरीका से सजाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैंक्यूट कहते हैं, है ना मित्रों। या बैंक्यूट आप जो फूलों के सजावट को भी देखते हैं ना, उसको बैंक्यूट वगैरह लोग गिफ्ट वगैरह भी करता है बैंक्यूट को। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं मित्रों? आप अलग अलग चीज़ों को भी देख सकते हैं, या बहुत सारे चीज़ जो फूलों के द्वारा सजाया हुआ जो भी होता है, बुफेट वगैरह भी लोग होता है बैंक्यूट रूप में देता है मित्रों। आप उसको गौर से देखेंगे, उसमें भी बैंक्यूट वगैरह है ना, वो फूलों की सजावट को हम लोग क्या कहते हैं? बैंक्यूट कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया? बैंक्यूट। बैंक्यूट हो गया हमारा मित्रों
उसके बाद दे है ना, जब फूलों को हम लोग सजाते हैं मित्रों, इस तरह हम इसको क्या कहते हैं, सजावट, यानी फूलों की जो सजावट की संरचना होती है जिसको हम फूलों से बहुत तरह के डिजाइन बना देते हैं, तो हम लोग बैंकेट या बैंकेट हॉल भी कहते हैं मित्रों। ध्यान देंगे। छठा नंबर, बॉय, मैन, अंकल, फायरमैन। आप देखिए मैं मित्रों कि बॉय क्या है, लड़का है, मैन भी क्या है, आदमी है, बॉय भी आदमी है, अंकल भी आदमी है, इसमें औरत कोई नहीं है मित्रों, यानी कि स्त्री शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है मित्रों। फायरमैन, ठीक है मित्रों। मैन, ग्रैंडफादर, फादर है मित्रों, बिलोंग टू द फेमिनिन, मैस्कुलिन, बोथ एंड मोर देन वन। तो देखिए मित्रों इसमें तो बोथ कोई नहीं है, क्योंकि बोथ में फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों होगा, तो फेमिनिन इसमें किसी का भी प्रयोग नहीं है, सब जो है मैस्कुलिन का प्रयोग हुआ है। मैस्कुलिन यानी पुरुषवाचक, यानी फेमिनिन यानी स्त्रीवाचक, यानी स्त्रीवाचक इसमें कोई नहीं है, सब क्या है मित्रों, तो मैस्कुलिन है। तो बॉय, मैन, अंकल, फायरमैन, ग्रैंडफादर एंड बिलोंग्स टू द मैस्कुलिन, यानी यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, मैस्कुलिन हो जाएगा। ध्यान देंगे मित्रों, बनाना बहुत आसान है, केवल एक बार पढ़िए और आपको ऑटोमेटिक बनेगा, बहुत इजी और आसान है मित्रों। ध्यान देंगे मित्रों। नेक्स्ट सवाल 7वां नंबर है हमारा कि चूज द वर्ड विच मीन द सेम एज द ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब क्या होता है मित्रों, देखिए, चूज द वर्ड विच द मीन्स द सेम एज द ह्यूमन। ह्यूमन का क्या मतलब हो जाएगा मित्रों, तो हम लोग बात कर रहे हैं 7वां। ह्यूमन का मतलब होता है मनोवांछित या मानवीय, मनोवांछित या मानवीय। ह्यूमन का मतलब क्या हो गया मित्रों, ह्यूमन का मतलब हो गया क्या, मनोवांछित या मानवीय। करने का मतलब क्या हो गया मित्रों कि इसके लिए हमें क्या चीज़ का प्रयोग करना है, तो चूज द वर्ड ऑफ विच द मीन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कहीं ह्यूमन तो नहीं होगा मित्रों, क्रूएल भी नहीं होगा, काइंड हो जाएगा, क्योंकि मानवीय करने का मतलब क्या हो जाता है, मानवीय करने का मतलब काइंड हो जाता है मित्रों। क्या हो जाता है, काइंड माने दयालु, और ये ह्यूमन का मतलब भी क्या हो गया मित्रों, तो ह्यूमन का मतलब भी मानवीय होता है। मानवीय मतलब क्या, जो मानवीय होता है, यानी मानवीय क्या मतलब, कहता है अगर तुम मनुष्य हो तो मनुष्यता दिखाओ, इंसान हो तो इंसानियत दिखाओ, और आदमी हो तो आदमीयता दिखाओ, और मानव हो तो मानवीयता दिखाओ, यानी मानवता दिखाओ। तो मानवता यही मानवीय, यानी कि मानव को मानवता दिखाना चाहिए। कहने मानव करने का मतलब क्या, कि सभी के प्रति समान रूप और समानदर्शी और दया भाव का और प्रेम का भाव रखना चाहिए, यानी सभी को एक मानवता के दृष्टि से देखना चाहिए, सब पे दया और सबका उपकार और सबका परोपकार और अपना भी परोपकार, अपने ऊपर भी दया, यानी सबको लेकर के मानवीय दृष्टि सबके साथ रखिए, अपने साथ भी और औरों के साथ। तो इस तरह मित्रों हम देखते हैं क्या कि चूज द वर्ड विच द मीन सेम एज द ह्यूमन। तो ह्यूमन का मतलब इनह्यूमन तो नहीं होगा, अमानवीय तो नहीं होगा मित्रों, क्रूएल यानी कि निर्दयी तो नहीं होगा मित्रों, काइंड यानी दयालु, काइंड यानी दयालु हो जाएगा मित्रों, मोर देन वन। तो इसमें एक से ज्यादा भी नहीं है मित्रों, इसलिए काइंड हो जाएगा मित्रों, काइंड। नेक्स्ट सवाल है हमारा मित्रों, हैव द ट्रस्ट दैट गॉड एंड डू द राइट, सप्लाई करेक्ट द प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक। यहाँ पे जो ब्लैंक जगह है मित्रों उसको क्या करना है, प्रीपोजिशन से भरना है। हैव द ट्रस्ट, हैव द ट्रस्ट, तो कहने का मतलब ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, तो ट्रस्ट का मतलब विश्वास होता है मित्रों, बिलीव होता है, विश्वास होता है। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है मित्रों, तो बिलीव होता है, विश्वास होता है, यानी किसी पर ना कहता ना यू ट्रस्ट मी, तुम मुझ पर विश्वास करो, है ना। तो उसी प्रकार ये शब्द आया मित्रों, क्या, हैव यू ट्रस्ट, आपको विश्वास रखना चाहिए क्या, गॉड एंड डू द राइट, और भगवान और उसके अधिकार यानी उसके काम पे। तो वी वेर द रॉन्ग टू पुट इन द हर, कहने का मतलब क्या हो जाएगा मित्रों कि यहाँ पे पहला मेरा क्या हो जाएगा, हैव ट्रस्ट इन द गॉड एंड डू द राइट। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या वर्ड हो जाएगा मित्रों, इन के लिए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मित्रों यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि ट्रस्ट के बाद इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है क्या, ट्रस्ट के बाद प्रीपोजिशन प्रयोग हो जाएगा इन हमारा, और इस प्रकार वी वेर द रॉन्ग टू पुट आवर ट्रस्ट इन हर, है ना। करने का मतलब क्या हो गया मित्रों कि ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के साथ यहाँ पे इनका प्रयोग, आई हैव ट्रस्ट इन द गॉड एंड डू द राइट, है ना। हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए, या भगवान में विश्वास रखना चाहिए, गॉड पे, आई हैव टू ट्रस्ट इन द गॉड, हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए, एंड डू द राइट, और उसके कार्यों पर, उसके अधिकार पर, है ना, उसके नियम पे, उसके अधिकार क्षेत्र पे हमें विश्वास रखना चाहिए कि वो जो भी करता है सही करता है। याद रख लीजिए, अगर आपको उस पर विश्वास नहीं है तो अपने आप पर भी विश्वास नहीं होगा, क्योंकि संसार को चलाने वाला कोई ना कोई ईश्वर किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में, किसी भी एनर्जी में कोई इसको चला रहा है। तो इसलिए कहा है हैव द ट्रस्ट इन द गॉड एंड डू द राइट,
थैंक यू मित्रों। इस प्रकार मैं छोटा सा वीडियो यहाँ पे दिया हूँ आपको। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। धन्यवाद मित्रों।